भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपडेट दिसंबर 2023। इंडियन इकॉनमी पर हमारे मंथली अपडेट में आपका स्वागत है। 2023 में भारत की इकॉनमी कई इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के लिए रुचि का विषय रही है। अब तो पुराना साल जा चुका है, फिर भी मेजर डेवलपमेंट की बात करना ज़रूरी है जिसने देश के इकोनॉमिक आउटलुक को आकार दिया है और भविष्य के विकास के लिए स्टेज तैयार किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI द्वारा लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के अनुसार इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम ग्रोथ एस्टिमेट 6.0% और 6.6% रहने का अनुमान है। इससे पहले कि हम इस वीडियो के बाकी हिस्सों को देखें, मैं आपसे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करता हूं और कृपया अपलोड होते ही यूजफुल मंथली अपडेट तक पहुंचने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। चैम्बर के अनुसार 2023-24 के लिए एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के एक्सपेक्टेड एवरेज ग्रोथ को 2.7% रखा गया है। दूसरी ओर उद्योग और सेवा क्षेत्र में चालू फाइनेंशियल ईयर में क्रम से 5.6% और 7.3% की ग्रोथ होने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं हमारे देश की GDP के बारे में। 2023-24 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.0% और तिमाही में 6.5% रहने का अनुमान है और क्वार्टर 4 में 6.0% रहने का अनुमान है। भारत की GDP इम्प्रेसिव 3.75 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है, जो इसे 98,374 रुपये की प्रति व्यक्ति आय के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। लॉजिस्टिक लागत को कम करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर देश का पॉलिटिकल फोकस ग्लोबल इकोनॉमी में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की उसकी एम्बिशन में महत्वपूर्ण रहा है। भारत की GDP विभिन्न प्रकारों से प्रभावित होती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, सेवा क्षेत्र की वृद्धि, रोजगार दर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सहित घरेलू और ग्लोबल फैक्टर्स का संयोजन शामिल है। अब चलिए बात करते हैं मौद्रिक नीति समिति की, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। प्रेजेंट और इमर्जिंग वाइडस्प्रेड आर्थिक स्थिति के असेसमेंट के आधार पर मौद्रिक नीति समिति MPC ने 8 दिसंबर 2023 को अपनी बैठक में निर्णय लिया। MPC खाद्य कीमतों में झटके और अस्थिर बढ़ती महंगाई के बारे में वो विचार करेंगे। महंगाई के जोखिमों में अनएक्सपेक्टेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, कच्चे तेल की अस्थिर कीमतें और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटी भी शामिल है। MPC खाद्य मूल्य दबाव के संकेतों की निगरानी करेगी, जो मुख्य महंगाई को कम करने में लाभ को कमजोर कर सकते हैं। बेहतर निवेश मांग और बिजनेस कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म से घरेलू आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने और सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट को कम करने की उम्मीद भी रखी गई है। पॉलिसी रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा गया, जरूरत पड़ने पर उचित नीतिगत कार्रवाई करने की तैयारी के साथ। MPC महंगाई को लक्ष्य के अनुरूप करने और महंगाई को लक्ष्य के अनुरूप रखते हुए विकास को समर्थन देने के लिए एडजस्ट बैक लेने के लिए प्रतिबद्ध है। समिति की मुख्य चिंता महंगाई के शॉर्ट टर्म में लक्ष्य से काफी ऊपर रहने पर थी। 2024-25 की पहली तिमाही तक अनुमानित हेडलाइन CPI दर 5% से अधिक होने के कारण इसे बनाए रखने के लिए पॉलिसी सपोर्ट जारी रखने की आवश्यकता है। लक्ष्य के प्रति ट्रैजेक्टरी जरूरी है। अब हम नवंबर महीने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख संकेतकों पर नजर डालेंगे, जैसे कि इन्फ्लेशन। RBI डेटा के अनुसार 2023-24 के लिए CPI इन्फ्लेशन 5.4% और तीसरी तिमाही में 5.6% रहने का अनुमान है और क्वार्टर 4 में 5.2% पर रहने का भी अनुमान रखा गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश डायनेमिक्स, चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट्स, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्फ्लेशन की उम्मीदें, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और श्रम बाजार की स्थिति जैसे फैक्टर्स इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है या उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो कीमतें भी बढ़ जाती हैं। एक्सचेंज रेट्स और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में उतार चढ़ाव के साथ साथ सरकारी नीतियों और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने CPI में इन्फ्लेशन में योगदान दिया है। अब चलिए हम नज़र डालते हैं मुद्रास्फीति पे, यानी कि इन्फ्लेशन पे। हाल ही में RBI के पेशेवर फोरकास्टर के सर्वेक्षण में क्वार्टर 3 2023-24 से क्वार्टर 1 2024-25 तक
हेडलाइन इन्फ्लेशन दर 5.4% से घटकर 5.2% और क्वार्टर 2 में 2024-25 में घटकर 3.9% होने का अनुमान लगाया गया है। मेन इन्फ्लेशन खाद्य, पानी, तंबाकू और नशीले पदार्थ और ईंधन और प्रकार की वस्तुओं को छोड़कर सीपीआई क्वार्टर 3 2023-24 में 4.3% से घटकर क्वार्टर 1 2024-25 में 4.1% होने का अनुमान है, लेकिन बढ़कर 4.4% भी हो सकती है। 2024-25 की दूसरी तिमाही में इन प्रतिशतों में बदलाव आ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कृषि वस्तु और खाद्य कीमतों के बारे में। नवंबर में सीपीआई कीमतें 5.55% हो गई। निम्न आधार और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण यह 0.26% अधिक है। जहां टमाटर जैसे सीजनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कमी आई है, वहीं अन्य खाद्य उत्पादों में बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अब बात करते हैं कुछ खाद्य उत्पादों के बारे में, जैसे कि टमाटर। टमाटर की वर्तमान थोक कीमत 35.47 है, जिसमें पिछले सप्ताह के दौरान 2.39 की कमी, पिछले महीने की तुलना में 2.86 की कमी और पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.5 की वृद्धि देखी गई है। अब प्याज की बात की जाए तो दूसरी ओर प्याज की वर्तमान थोक कीमत 46.83 है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 3.6 की वृद्धि, पिछले महीने की तुलना में 12.23 की हैरान करने वाली कमी और पिछले वर्ष की तुलना में 74.55 की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाती है। टमाटर और प्याज की कीमतों में कमी को वेदर चेंज, मौसम में बदलाव और बेजोड़ सप्लाई चेन में बढ़ोतरी, लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लो मार्केट डिमांड और इंटरनेशनल ट्रेड डायनामिक्स से पोटेंशियल इम्पैक्ट जैसे फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव को समझने के लिए इन फैक्टर्स की इंटरकनेक्टेड नेचर पर विचार करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई के अनुसार 15 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, जो 9.11 अरब डॉलर बढ़कर 615.97 अरब डॉलर हो गया। ये बढ़ोतरी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 5वें सप्ताह के फायदे का प्रतीक है, जो अब 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस उछाल के कई फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्ट्रॉन्ग फ्लो, जैसा कि नवंबर में 2.9 बिलियन डॉलर के बाद दिसंबर में अब तक देखा गया है, और इक्विटी बाजारों में 9.2 बिलियन डॉलर के शुद्ध प्रवाह से पता चलता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का कमज़ोर होना, जो सप्ताह के दौरान 82 रुपये 98 पैसे और 83 रुपये 40 पैसे के बीच में कारोबार हुआ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में केंद्रीय बैंक का इंटरप्शन और इवैल्यूएशन एक्सचेंज जो स्टोरेज को प्रभावित कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ोतरी से रेमिटेंसेस में बढ़ोतरी हुई है। इस पर अधिक जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के बारे में, यानी कि आईआईपी के बारे में। उपलब्ध सबसे हालिया डेटा अक्टूबर 2023 का है, जिसमें 11.7% की बढ़ोतरी दर दिखाई गई है। 2011-12 के आधार पर आईआईपी अक्टूबर 2023 में 144.7 पर था। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली क्षेत्रों में रिस्पेक्टिव इंडेक्स 127.4, 141.8 और 203.8 पर थे। मैन्युफैक्चरिंग एरियाज ने दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है, जिससे आईआईपी में ओवरऑल ग्रोथ में योगदान मिला। मैन्युफैक्चरिंग और बिजली क्षेत्रों में बढ़ोतरी। मैन्युफैक्चरिंग 16 महीने के उच्चतम स्तर पर बढ़ने के साथ आईआईपी में वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इस वृद्धि को इन क्षेत्रों में बढ़े हुए उत्पादन, मांग और आर्थिक गतिविधियों जैसे डिफरेंट इंडेक्स द्वारा समर्थन मिला। अब चलिए बात करते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में, पीएमआई। भारत में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स नवंबर में 56 अंक तक बढ़ गया, जो अक्टूबर 2023 में 55.50 अंक था। ग्लोबल मैक्रो मॉडल और एनालिटिक्स की अपेक्षाओं के आधार पर ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स भारत में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का अनुमान लगाते हैं। इस तिमाही के समापन तक 55.00 अंक तक पहुंचने के लिए आगे देखते हुए
शॉर्ट टर्म फोरकास्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के लिए 2024 में 53.40 अंक और 2025 में 52.00 अंक के आसपास रुझान का सुझाव देता है। इसी तरह कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई, जो मैन्युफैक्चरिंग और सेवा दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है, नवंबर में 57.40 अंक पर था, जो अक्टूबर 2023 के 58.40 अंक के मूल्य से कमी दर्शाता है। चालू तिमाही के अंत के अनुमान 56.00 अंक के अनुमानित ओवरऑल पीएमआई मूल्य का संकेत देता है। आगे देखते हुए भारत में ओवरऑल पीएमआई के लिए लॉन्ग टर्म फोरकास्ट 2024 में 54 अंक और 2025 में 53 अंक के रुझान का संकेत देता है। परचेज मैनेजर के अनुसार 50 और उससे ऊपर का स्तर अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं में आशावाद को दर्शाता है। अब बात करते हैं जीएसटी संग्रह के बारे में। हम नवंबर के जीएसटी संग्रह को कवर करेंगे, जो दिसंबर के पहले सप्ताह में जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। नवंबर 2023 के लिए जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 1,97,929 लाख करोड़ 15% साल दर साल की उच्चतम वृद्धि पर दर्ज करता है। नवंबर 2023 के महीने में एग्रीगेटेड ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 1,97,929 करोड़ रुपए है, जिसमें से सीजीएसटी 30,420 करोड़, एसजीएसटी 38,226 करोड़, आईजीएसटी 87,009 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। चालू वर्ष के लिए नवंबर 2023 तक जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 11.9% सालाना अधिक है। नवंबर 2023 के दौरान जीएसटी रेवेन्यू में सबसे अधिक स्टेट वाइज ग्रोथ 99% की वृद्धि के साथ नागालैंड हाई है, दूसरा आंध्र प्रदेश 48%, तीसरा हरियाणा नवंबर 2022 के संबंध में 48% के वृद्धि के साथ। अब बात करते हैं रोजगार दर को लेकर। दिसंबर 2023 तक भारत में रोजगार दर 51.38% होने का अनुमान है। भारत में बेरोजगारी दर दिसंबर 2023 में बढ़कर 8.30% हो गई है, जो 16 महीने में सबसे ज़्यादा है। बेरोजगारी दर में यह वृद्धि हाई इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ हायर लिविंग सहित विभिन्न फैक्टर्स के कारण है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर अगस्त में 8.1% से गिरकर सितंबर 2023 में 7.1% हो गई। श्रम बल भागीदारी दर एलएफपीआर में भी गिरावट देखी गई है, जिसका मुख्य कारण नौकरी बाजार में महिलाओं की भागीदारी में कमी है। हालांकि एलएफपीआर में हाल ही में उछाल आया है, जिसका मुख्य कारण महिलाओं की श्रम भागीदारी में वृद्धि है। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले कुछ राज्य हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड और जम्मू और कश्मीर हैं। दिसंबर 2023 में बेरोजगारी दर नवंबर 2023 में 8.8% से बढ़कर 8.30% हो गई है, जो 16 महीने में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब हम सरकार द्वारा दी गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के ऊपर अपडेट देखेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि पर अपडेट। 4 दिसंबर 2023 तक पीएम स्वनिधि योजना की उपलब्धियों में 56.5 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को फायदा मिलना शामिल है, जिसमें 56% पुरुष और 44% महिलाएं शामिल हैं। इस योजना ने 78,99,000 लोन जारी किए हैं, जिसकी कीमत 10,432 करोड़ है और 74,35,000 लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसकी राशि 9,776 दर्ज की गई है। स्ट्रीट वेंडरों को रुपए से अधिक का कैशबैक मिला है। 73.25 करोड़ और रुपए की ब्याज सब्सिडी 138.49 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। विशेष रूप से 65% से अधिक लाभार्थी SC, ST, OBC श्रेणियों से संबंधित हैं, जो मार्जिन पर रहने वाले समुदायों के लिए इंक्लूसिव सपोर्ट का प्रदर्शन करते हैं। अब हम जानेंगे जल जीवन मिशन पर कुछ हालिया अपडेट। 6 दिसंबर 2023 तक भारत में जल जीवन मिशन, जिसे हर घर हर जल के नाम से जाना जाता है, ने ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2019 में लॉन्च किए गए इस मिशन ने उल्लेखनीय 31.42% कवरेज हासिल की है, जिससे 13.74 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी कनेक्शन प्रदान किया गया है। मिशन बॉटम अप अप्रोच पर जोर देता है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी और ग्राम जल और स्वच्छता समितियां बनाना शामिल है। विशेष रूप से 144 जिले
1570 ब्लॉकों, 98,728 ग्राम पंचायतों और 1,99,675 गांवों ने हर घर जल का दर्जा हासिल किया है। जेजेएम ने रुपए अलॉट किए हैं। बजट के भारी वृद्धि के साथ 3.60 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय बजट 2023-24 में 70,000 करोड़ बनाई गई है। मिशन का प्रभाव पानी की पहुंच से परे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सोशल एम्पावरमेंट में योगदान देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुमान है कि जेजेएम डायरिया संबंधी बीमारियों से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को रोक सकता है और $101 बिलियन तक बचा सकता है। 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% नल जल कनेक्शन कवरेज हासिल कर लिया है। मिजोरम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश सहित अन्य पूर्ण कवरेज में करीब हैं। कुल मिलाकर जेजेएम एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव को दर्शाता है जो डिसेंट्रलाइज्ड और समुदाय संचालित जल पहुंच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अप्रोच के अनुसार है। अब चलिए जानते हैं भारत को वार्षिक प्रेक्षण पर अद्यतन। 18 दिसंबर 2023 तक वर्ल्ड बैंक के माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ के अकॉर्डिंग भारत ने 2023 में प्रभावशाली $125 बिलियन प्राप्त करते हुए रेमिटेंस फ्लो में अपना वर्ल्ड लीडरशिप बनाए रखा है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब प्रेक्षण $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हुआ है। रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका को डिस्पैच के सबसे बड़े स्रोत के रूप में पहचानती है, जिसमें भारत वर्ल्ड लेवल पर टॉप अचीवर्स के रूप में है। इसके बाद मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और इजिप्ट है। सन 2000 के बाद से कुछ वर्षों को छोड़कर रेमिटेंसेस के मामले में भारत लगातार शीर्ष स्थान पर है। इंडियन इमिग्रेंट्स के प्रॉपर सपोर्ट को रेखांकित करता है और ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस के बीच में भारत के लेबर मार्केट के फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। निम्न और माध्यम आय वाले देश को रेमिटेंसेस में 2023 में अनुमानित 3.8% की वृद्धि हुई, जिसमें भारत लीडिंग ट्रेंड्स में रहा, जिसमें देश की जीडीपी में लगभग 3.4% का योगदान दिया। यह उपलब्धि रेमिटेंसेस के आर्थिक महत्व और अपने ग्लोबल माइग्रेंट्स के साथ भारत के संबंधों की निरंतर ताकत पर प्रकाश डालती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। दिसंबर 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमारा अपडेट देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी वैल्यूएबल लगी है तो कृपया आर्थिक विकास और रुझानों पर और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यधिक सराहनीय है, क्योंकि हम आपके लिए